इरसा आपको आवाज आ रही है? मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे अपना क्वेश्चन बताएं जिसका आंसर नहीं आ रहा है। आपने कहा सर टास्क 6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। ओके बेटा, हम यहाँ से बात को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टास्क 6 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। मैं यही क्वेश्चन अभी लेने लगा हूँ और इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। स्क्रीन शेयर करनी है मुझे, जरा देखो अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है। नहीं, आप सिर्फ चेक करो कि आपको स्क्रीन शेयर सही आ रही है जो मैं करने लगा हूँ स्टूडेंट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं टास्क नंबर 6 कह रही हैं आप। क्वेश्चन देख लें कौन सा है टास्क नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ तो, आप मुझे जरा सवाल पढ़ के सुना दें, कौन सा सवाल कह रही हैं आप। ये सर साहब मुझे सवाल जरा पढ़ें, क्या क्वेश्चन क्या है। सर बेटा क्वेश्चन है कैलकुलेट जी जी बोले। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी। तो उसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर 4.8 और फिर एक्सपोनेंट 26 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S। जी बेटा, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा सर। जी बेटा मैंने आपका सवाल ले लिया, थैंक यू। अब मैंने वही स्लाइड आपसे शेयर करनी है, जरा उसको देखिएगा। ठीक है, इरसा ने ये सवाल हमसे किया है कि इस सवाल का ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इससे कोई गर्ज नहीं है। आपको सवाल जो हमने उनसे सुन लिया कि वो ये इस सवाल की बात कर रही हैं, ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट इरसा को दोबारा लिया जाए, उनसे पूछें कि अगर हम इसको हाँ इरसा आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा बेटा, आप मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप समझते जाएं, जहां कोई प्रॉब्लम होगा बीच में सवाल कर लीजिएगा मुझसे ना, जब मैं आपसे पूछूं। ठीक है, अब आप सुनते जाए मेरी बात ना, बाकी तमाम स्टूडेंट जरा गौर से बात को सुने। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मास। एक तो हमें मास मालूम करना है, एन वॉल्यूम और वॉल्यूम मालूम करना है। ये सेकंड में गिवन दिया हुआ, गिवन क्या दिया, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स दिया हमें। ओके, मैं बेटा इसको डायरेक्ट थोड़ा करूंगा ना, डेटा बनाऊंगा वो बहुत टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिया हुआ है और आपको फॉर्मेट पता है कि लिखते कैसे हैं इसको, इसलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन समझा रहा हूँ कि करना क्या है। ठीक है, अब देखिए कि आपको इसमें मास और वॉल्यूम मालूम करना है, तो मॉलिक्यूल्स जो है, पहला स्टेप मोल मालूम करना है। पहले स्टेप क्या करना है, मोल्स मालूम करने हैं। तो मोल मालूम करने का थर्ड फार्मूला मैं यूज करूंगा, क्योंकि मेरा गिवन जो है पार्टिकल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का थर्ड फार्मूला ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, पार्टिकल्स कितने हैं, 4.8 10 रेज टू पावर 26 को हम 10 रेज टू 26 को हम डिवाइड करेंगे एन ए की वैल्यू से 6.02 10 रेज टू पावर 23 से। अब इसको आप भी डिवाइड करो, जरा इसका डिवाइड करें आप, फिर मैं जब आंसर बताऊंगा तो आप देखिएगा क्या आंसर यही आया आपका भी। 4.8 का एक्सपोनेंट कितना है, 26, और डिवाइड कर रहे हैं 6.02, एक्सपोनेंट इज 23। मैंने जब डिवाइड किया मेरा आंसर आ रहा है 797.34। आपका क्या आंसर आ रहा है? इरसा आपका आंसर क्या आ रहा है? इरसा आपको आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। हाँ बेटा, अपने आप को म्यूट नहीं करो। मैंने एक आंसर निकाला, आप देखो आपका आंसर क्या आया था मोल्स में। सर मेरा आया था 7.97 एक्सपोनेंट 2 मोल।
एक्सपोनेंट 2 ना, ठीक है, ये एक ही बात है। इसको राउंड ऑफ जब कर दोगे ना तो आपका आंसर भी सही है, मेरा आंसर भी सही है। अब आंसर में आपने, आपके कैलकुलेटर ने उसने राउंड ऑफ करके बताया। आपने मुझे दोबारा बोले 7.9 कहा आपने? यस, 7.97 7 into एक्सपोनेंट 10 raised to power 2। ओके, अगर मैं इस डेसिमल को शिफ्ट करता हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट 2 डिजिट्स तो ये एक्सपोनेंट 2 हो जाता है। जैसे आपने आपके कैलकुलेटर में ये आंसर आया, ये भी सही है और मैंने जो लिखा है वो भी सही वैल्यू है, ठीक है। अब मैं इसे लूंगा तो थोड़ा डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि 0.34 के बाद वैल्यू मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा चेंज आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा चेंज आंसर आ रहा होगा। तो वो चेंज जो है वो इग्नोरेबल है, ये रॉन्ग नहीं होगा। अब 797.34 जो मैंने लिया, मैं अब इससे मैं पहले मास निकाल लेता हूँ। मास निकालने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। मोल्स कितने हैं? 797.34 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास कौन सी गैस है? H2S, 34 होगा। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई जब आपने किया होगा, अपना आंसर चेक कीजिएगा, आंसर डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा जो इग्नोरेबल है। 797.34 मल्टीप्लाई बाय 34, ठीक है। अब मेरा आंसर जो आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर, वो ये मेरे कैलकुलेटर में ये आ रहा है 27,109.56। अब मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं एक्सपोनेंट में लिखूंगा तो क्या होगा? 1 2 3 4। कितने डेसिमल पॉइंट प्लेस किए मैंने? 4 लिए ना। अब 2.7 हो गया इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो गया? 4। और अब देखिए यही मेरा आंसर आ रहा है ना, ठीक है। अब आपका आंसर मास में कितना आ रहा है? आपने ये वाली वैल्यू ली होगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या आंसर आ रहा है? सर मैं यही पूछ रही कि जब मास में है तो हम इसको एक्सपोनेंट में क्यों कन्वर्ट करें? क्योंकि डेसिमल में एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है ना। ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब करते हैं तो हम डेसिमल के बाद, हम एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल पुट कर रहे होते हैं। अगर आपने यूं भी लिख दिया तब भी सही है, लेकिन अगर आपने मैथमेटिकल रूल्स पढ़े हुए हैं तो हम बड़ी वैल्यू को हमेशा एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इसलिए करते हैं। अब ये ह्यूज नंबर है ना, इतना बड़ा नंबर है ना, अब हमने इसको एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस किया हुआ है 4.810 रेज टू पावर 26। अब 26 जीरोस डालूं मैं तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो जब इसका आंसर आ रहा होता है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है, इसको ख्याल करें कि अगर आपका आंसर, सपोज आपका आंसर आता 3.9 ग्राम्स, तो फिर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर आता 3984336 आंसर आता, तो इतने बड़े वैल्यू को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहिए हमें। तो डेसिमल को हम देखते हैं कितने डेसिमल प्लेस मूव कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। जब 5 किए तो आपका आंसर क्या हो गया? 3.98 इंटू 10 रेज टू पावर 5। उम्मीद है कि ये इस वजह से थोड़ा बहुत सर यही बात समझ नहीं थी मुझे। ओके बेटा, ठीक है, मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा। थैंक यू। हाँ, ओके। सर जी जी बोलो। सर एक और बात पूछनी थी सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा था, उनमें से ना एक प्रॉब्लम ये आ रही थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, टास्क 6 के लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में सबको प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं, ये बात तो कभी भी नहीं करनी ना। जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो टीचर से बात करेगा ना। अब स्टूडेंट से बात करेगा, स्टूडेंट का क्या म्यार है कि जब आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि ये कैसे हुआ ना, वो तो अपने मैट्रिक तक की नॉलेज से आपको आंसर कर रहा होगा ना। किसी भी सब्जेक्ट में ये वाली बात बिल्कुल नहीं करनी है। अभी मैंने आपसे सवाल किया, अब आप अपना सवाल बता रही है मुझे और आपको कोई इश्यू है वो बता रही है। अब वो बोलेंगे सारे स्टूडेंट को ना गैब का मैं नहीं जानता हूँ। हम आपसे कहते हैं जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ सवाल करें, ठीक है ना। तो ये जो 2-3 न्यूमेरिकल जो बुक के करवा दिए ना, उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा एक बर्डन है। जब हम तवज्जो समझा रहे हैं ना उस वक्त समझना है उसको। और जो एक्स्ट्रा वो प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स के 1 बाय 1 चेक करना नामुमकिन है। वो आपके लिए दिया जाता है कि आप उसको ड्रिल करें, आप फिर दोबारा अपना टॉपिक देखें और फिर कोई एक सवाल है अपना पर्सनल क्वेश्चन करें, किसी की नुमाइंदगी करने की जरूरत नहीं है। अब वो सवाल बताएं, कौन से सवाल की आप बात कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो? यस, कौन सा क्वेश्चन है जो आप कह रही हैं? और नेक्स्ट टाइम ये किसी की
स्पोकमैन बनने की जरूरत नहीं है, अपना सवाल करें बस। सर मेरा ये प्रॉब्लम है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताइए मुझे। ये सुन रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा पढ़ के बताओ, क्या लिखा हुआ है? सर 0.53 दिया है। बस ठीक है बेटा, थैंक यू। मैं ये सवाल आप सुन लिया, मैं अब आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब 3 फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपने अभी प्रैक्टिस सही नहीं की है। 50 न्यूमेरिकल कर लें, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। एक न्यूमेरिकल तवज्जो समझ लें, सारे न्यूमेरिकल सिमिलर है। कोई नया फार्मूला नहीं लगना, कोई नया काम नहीं होना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर ये जो न्यूमेरिकल है जिसके अंदर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, यहाँ डिवाइड बाय 1000 करना है। 2800 डिवाइड बाय 1000 क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 2.8 डीएम क्यूब। लेकिन इसमें वॉल्यूम ऑलरेडी डीएम क्यूब में गिवन है तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना। अब वॉल्यूम दिया हुआ है और मास और मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, मास मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं। तो पहला काम ये मोल मालूम करें। अब मोल कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? जो गिवन है। गिवन देखें क्या है? वॉल्यूम। जब गिवन मास होता है तो फार्मूला नंबर 1, जब वॉल्यूम होता है फार्मूला नंबर 2, जब पार्टिकल्स होते हैं फार्मूला नंबर 3। इस न्यूमेरिकल में मोल का थर्ड फार्मूला यूज किया था। इस न्यूमेरिकल में मोल का सेकंड फार्मूला यूज करूंगा वॉल्यूम निकालने के लिए। अब देखिए 0.53 गिवन वॉल्यूम है, डिवाइड करो इसको 22.4 से तो मोल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? मोल वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करके देखें क्या आंसर आ रहा है। मैं भी इसको डिवाइड करता हूं और आपके कैलकुलेटर में जो आंसर आ रहा है वो मुझे बताइए आप। मैं कह रहा हूँ 0.53 को डिवाइड किया 22.4 से मैंने, मेरे पास आंसर आया है 0.024। ये आंसर कैलकुलेटर में मेरे पास जो लिखा हुआ आ रहा है वो यूं आ रहा है 0.02366 आगे वैल्यू आ रही है। हम 2 3 पे इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ये ग्रेटर देन 5 है, 1 ऐड कर दिया तो ये 0.024 हो गया। अब ये मैंने मोल वैल्यू बना ली है। आपको नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। फॉर्मूला नंबर 2 गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, 0.024 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मास से। अमोनी का मास कितना होता है? 17 होता है। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 17, इसका मोलर मास कितना है? 17 है ना। 0.024 सॉरी 0.024 लिया था मैंने। नाउ 0.024 को मल्टीप्लाई करो 17 से। जब आप 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है? यस, 0.408 ग्राम्स आ रहा है। हमारी आंसर की में ये मिस्टेक है। तो आपको ये इशू हो रहा होगा कि आपका आंसर आ रहा होगा 0.408 और यहां आंसर की में ये मिस्टेक दी हुई है। ये इशू था। इट्स आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर मेरे ये 0.34 ग्राम का आ रहा है मेरा उसमें आपका क्या आंसर मेरा आ रहा है? 1.20 उसमें आ रहा है 1.4। नहीं आप चेक करें। ये 0.34 ग्राम ही आ रहा है मेरा। क्या नहीं आ रहा? सर मेरा तो यही आ रहा है 0.408 ग्राम 0.34 ही आ रहा है मेरा। 34 यस नहीं, सोल्यूशन चेक करें ना। 0.53 गिवन वॉल्यूम है, डिवाइड 22.4 से करें, क्या आंसर आता है? सर मेरा है 0.024 ये आ रहा है। 0.024। अब इसको मल्टीप्लाई करो 17 से, फिर क्या आंसर आएगा? 0.408। 0.408। ठीक है। अब बेटा जिसका आंसर ये आ रहा है वो सही है और ये आंसर भी सही है, इसलिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.02 तक राउंड ऑफ कर दिया, अब जब ये आप निगलेक्ट कर रहे हैं तो एरर तो आएगा ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आ रहा होगा। तो 0.02 अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है, आपने शायद 0.02 लिया होगा पहले, 0.02 अगर आप ले रहे हैं और मल्टीप्लाई करें 17 से तो ये आंसर आ रहा है 0.34 आ रहा होगा। ऐसा ही है ना।
तो ये जो कैलकुलेशन एरर है ना बेटा, ये इग्नोरेबल है। ये नहीं कहेंगे ये 0.34 0.408, ये इसलिए आ रहा है कि हम अपने आंसर को राउंड ऑफ कैसे कर रहे हैं। 0.023650 कुछ ऐसा आंसर आ रहा था ना। अगर एक स्टूडेंट 0.02 ले लेता है, एक स्टूडेंट 0.023 ले लेता है, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट लेने चाहिए। 0.0 इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, पहला सिग्निफिकेंट 2 है, दूसरा सिग्निफिकेंट क्या है, 3 है। डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट के बाद मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। नॉर्मली यूं किया जाता है, अगर रैंडमली कोई करता है 0.02 ले लेता है और मल्टीप्लाई बाय 17 करता है तो यह आंसर सही है। यहां ये बेटा ऐसा नहीं है कि आप यूं चेक कर रहे हैं कि 2 + 2 आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये 4 आंसर, यहां ऐसा नहीं कि 4 ही आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये भी वैल्यू सही है और ये भी सही है। डिपेंड करता है कि जब कोई चेक कर रहा होगा वही दिखेगा कि आपने फार्मूला क्या अप्लाई किया, राउंड ऑफ कितना किया। यहाँ नॉर्मल जो रूल है वही अप्लाई किया जाएगा, हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे। तो ये दोनों आंसर सही हैं। अब आप बात समझ रही हैं कि आपने 0.02 अगर लिया होगा तो आपका आंसर ये आ रहा होगा, और अगर आपने 0.024 लिया तो आंसर ये आएगा। अगर आप 0.0236 लेंगी तो आपका आंसर कुछ और चेंज आ रहा होगा। इन डिफरेंस पे मार्क्स नहीं कटते हैं। आगे समझाऊं या इतना ही इनफ है, आप समझ में, बात समझ में आ गई? सर इनफ है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू बेटा। आइए हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट ने कहा था मुझसे, एक डिस्कस कर लिया हमने, रिवीजन थोड़ा हो गया। आइए आज एक बहुत अहम सवाल जो है जिसको हमें आज डिस्कस करना है, वो एक पास पेपर का न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे जरा तवज्जो से बात को सुनना है क्योंकि ये एक वाहिद न्यूमेरिकल है, बुक में न्यूमेरिकल नहीं है। अगर 9th की टीचर ने और आपने थोड़ी मेहनत की हो ना तो फिर ये इशू नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट जो है वो रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आइंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो थोड़ा सा उसको इशू हो रहा होता है। तो इसके लिए पहले न्यूमेरिकल समझा दूं, फिर मैं एक लिस्ट बताऊंगा कि मेरे नोट्स में गिवन है ऑन पेज नंबर 21। अभी मत देखिए, जब मैं कहूंगा तब उसको निकालिएगा, देखिएगा और रेडिकल्स याद कर लें। जैसे सिंबल्स याद किए जाते हैं ना, तो जब सिंबल याद होगा तो तभी तो आप सॉल्व करेंगे ना। अब एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट कैल्शियम है, तो सिंबल क्या है उसका, Ca। फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है और ये 3। द कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सिंबल्स याद हैं तो आपको मालूम है कि एलिमेंट्स 3 हैं, एक कैल्शियम है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। और अगर सिंबल्स याद नहीं है तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये याद ही नहीं मुझे कि ये Ca कौन है। जब मुझे याद है तो मुझे मालूम है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 40, कार्बन एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है, 16, एटम्स कितने हैं इसके, 3। तो मैं आगे कैलकुलेशन तब कर पाऊंगा जब मुझे बेसिकली ये मालूम होगा कि मेरे गिवन कंपाउंड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उन एलिमेंट के एटम्स कितने गिवन है। जब सिंबल्स आपको याद हैं, बिल्कुल इस तरह ये भी मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आइंस कौन कौन से, आइंस रेडिकल्स। कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, तो ये एक आयन देगा पॉजिटिव कैल्शियम और दूसरा आयन देगा नेगेटिव कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। तो मुझे अपने कंपाउंड के रेडिकल्स या आयंस की पहचान होनी चाहिए और उसको डिसोसिएट करना आना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि मेरे कंपाउंड के अंदर एक कैल्शियम आयन है और एक कार्बोनेट, कार्बोनेट इज अ कंपाउंड रेडिकल, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट कंबाइन हुए, इट्स अ कंपाउंड रेडिकल, और कैल्शियम इज अ सिंपल रेडिकल। तो ये चीज आपको याद करनी है। इसकी एक ही मिसाल एग्जाम में सवाल आया है, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ, देखें कौन सा ईयर है, 2016। हम पास पेपर पे आ गए हैं। इस सवाल की कोई एग्जाम्पल, कोई सवाल बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आ गया तो फिर ये अब हमारी लिस्ट में आ गया कि हमें तो ये समझना है। ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि 9th में टॉपिक दिया हुआ है, तो फिर तो फर्स्ट ईयर तो में तो ये आम सी बात है, तो बेसिक चीज होगी। 2016 सेक्शन सी में
ये 4 का ए पार्ट है, ठीक है। मैं पूरा सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, आप सवाल देखिएगा, मैं सवाल को एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा तो फिर मुझे उसका आंसर कीजिएगा। ओके, पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, सवाल को नोट डाउन करने लिख लें, क्योंकि ये लिख के याद करना है सवाल, अब मेरे साथ आपने इसको समझना है सवाल को। इसको लिखिए, कॉपी करें जल्दी से सवाल को। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे क्लास में बेटा आप आते हो ना, तो हम सवाल लिख देते हैं बोर्ड के ऊपर, तो स्टूडेंट फिर उसको कॉपी डाउन कर रहा होता है। लिखने की आदत रखिए, सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन को देखिए नहीं, उसको लिखिए, क्योंकि आपको रिटन टेस्ट देना है। आपका कोई ऑनलाइन टेस्ट अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने बस क्लिक किया और आंसर आना शुरू हो गया। पूरा सवाल लिखिए, 10 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का 10 ग्राम हमें गिवन दिया हुआ है। 10 gram of sulfuric acid has been dissolved in excess of water to dissociate it completely into ions. इसका मतलब H2SO4 जो कंपाउंड है ये आयन से मिलकर बना हुआ है, और आयोनाइजेशन जो है वो एक्वस मीडियम में होती है जब पानी में डाल दिया जाए, ठीक है। तो H2SO4 का 10 ग्राम आपने पानी में डाला और वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड, सारे मॉलिक्यूल अपने आयंस में अलग हो गए। जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड है वो आयोनाइज हो चुका है, कंप्लीटली आयोनाइज वो कह रहा है हमें। सवाल क्या है, दो सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इस मास के मॉलिक्यूल्स कितने हैं और उसके अंदर पॉजिटिव आयंस कितने हैं। उम्मीद है क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा, और थोड़ा तेज काम करना है, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर के अंदर पानी था और उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड किया तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें आकर आयोनाइज हो गया, पॉजिटिव में और नेगेटिव आयंस बन गए पानी के अंदर। अब सवाल ये है कि अंदर मॉलिक्यूल्स टोटल कितने हैं और उन मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव आयंस कितने हैं। मॉलिक्यूल तो अंदर नहीं होंगे क्योंकि पानी में मॉलिक्यूल आयोनाइज हो चुका है। 10 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, और ये 10 ग्राम के मॉलिक्यूल्स जब पानी में हैं तो उसके पॉजिटिव आयंस कितने हैं। नेगेटिव तो होंगे, नेगेटिव के बारे में नहीं पूछ रहा हमसे, सिर्फ पॉजिटिव आयन का सवाल किया उसने। ये दो पार्ट हैं, पहला पार्ट तो हमारा लास्ट टॉपिक है, यही आज की क्लास में समझने वाला है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कैसे कैलकुलेट होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो बहुत आसान है, मास गिवन है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मास गिवन है और मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। हमने बुक का एक न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में किया था, अगर आपको याद हो। ओके, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपसे शेयर कर रहा हूं, सॉल्यूशन आपसे शेयर करूंगा कि हम इस क्वेश्चन का डेटा बनाते हैं। तो ए पार्ट को पहले सॉल्व करना ना, ए पार्ट को, मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूं कि मास ऑफ H2SO4 10 ग्राम, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो हम डेटा स्टार्ट करते हैं कि हमें सवाल में गिवन क्या है, 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ए पार्ट में उसी मास की बात कर रहा है कि इस 10 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये गिवन है 10 ग्राम, और मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। मास गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, ए पार्ट में पहले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, और मॉलिक्यूल्स के बाद बताएंगे मॉलिक्यूल में आयंस कितने, ये बात की बात है। ओके, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि आप पहले मोल मालूम करोगे, दो फार्मूले, दो स्टेप में काम होगा ना, एक स्टेप में नहीं होगा, दो स्टेप में। पहले हम यूज करेंगे मोल का फर्स्ट फार्मूला, मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में, और मोल को Na से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मोल का पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड फार्मूला यूज करके हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे।
मैंने वर्बली समझाया आपको, आइए देखिए। नंबर ऑफ मोल्स का फर्स्ट फार्मूला क्या फार्मूला था? मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। ये पहला फार्मूला है। 10 ग्राम मास दिया हुआ है और मोलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। इस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके मासेस को सम अप कर लीजिए। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, सबके मास को सम अप कर लीजिए तो मोलर मास बनता है 98 आएगा। तो हम 10 को डिवाइड किससे करेंगे? 98 से, तो मोल बन जाएंगे। लेकिन यहां हम शेयर कर रहे हैं कि सेकंड फार्मूला भी यूज होना है ना, कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे तो पहले स्टेप के मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देना है। ये दो फार्मूले यूज होने हैं। अब सॉल्यूशन में पहले फार्मूला नंबर 1 यूज कर रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला यूज कर रहा हूं। गिवन मास 10 है, मोलर मास 98 है। जब 10 डिवाइड बाय 98 किया तो आंसर क्या आ गया? 0.102। तमाम स्टूडेंट जरा चेक करें कैलकुलेटर के अंदर, सिर्फ कॉपी नहीं करें, जरा देखें क्या वाकई आंसर है। 10 डिवाइड बाय 98, क्या आंसर आ रहा है? 0.102। ये मोल वैल्यू आ गई। अब एक स्टूडेंट जल्दी में 0.1 लेता है और नेक्स्ट कैलकुलेशन करता है तो डिफरेंस जरूर आ रहा होगा, रॉन्ग नहीं होगा। इसको समझ लें, रॉन्ग नहीं होगा, डिफरेंस जरूर आ रहा होगा, क्योंकि आपने कुछ वैल्यू को थोड़ा सा निग्लेक्ट किया है। 0.102 मोल वैल्यू लिए। अब इस सेकंड वाले फार्मूले में मोल की ये वैल्यू पुट करूं और एवोगैड्रोस नंबर हम Na की वैल्यू जानते हैं ना, 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 0.102 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 10⁻23 से। 0.102 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब देख लीजिए कैलकुलेटर में आपका आंसर क्या आ रहा है। 6.14 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। जो मेरी रिटन वैल्यूज हैं, आप चेक करें कि 10 डिवाइड 98 आपने ये आंसर लिया, इसी को पुट किया फार्मूला नेक्स्ट में मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए और Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। यूं हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया मॉलिक्यूल्स का। ये कोई नई लर्निंग नहीं है, ये हम लास्ट क्लास में काम तो कर चुके हैं। अब क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है? अब इसका बी पार्ट करना है। अब बी पार्ट बेटा समझने वाला है। अब बी पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं और कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा, सवाल लूंगा आपसे। और फिर कल दोस्त से नहीं पूछना कि इसका आंसर क्या है, आपने मुझसे पूछना है ना। ओके, अब बी पार्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में हम डेटा बनाने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस मालूम कर रहे हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस, हम पॉजिटिव आइंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव आइंस का बेसिक रेशियो मालूम होना चाहिए। अब मैं लिखता हूं H2SO4। ये तो मॉलिक्यूल है, ये आयन नहीं है। आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है ये दो किस्म के आयन से मिलकर बना हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब आपको शनाख्त होगी ना तो फिर आप सही इसको आयोनाइज करोगे। आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डबल एरो यूज करते हैं हम कि जब ये मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो इसमें पॉजिटिव आइंस H है और ये दो हैं, तो हम कहेंगे 2H पॉजिटिव आइंस बन रहे हैं। और नेगेटिव आइन कौन सा है? सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव। ये जब याद होगा ना, जब आप आइडेंटिफाई करते होगे तो ये कर पाओगे। तो इसके लिए कुछ आपको याद करना होगा। अब नोट्स खोलिएगा और पेज नंबर 21 देखिए। तमाम स्टूडेंट नोट्स निकालिए और अपने नोट्स में देखिए पेज नंबर 21 के ऊपर मैंने एक लिस्ट दी होगी आपको और हेडिंग है उसका लिस्ट ऑफ रेडिकल्स। यस स्टूडेंट, आप देख रहे हैं। अब मैं किसी को भी अनम्यूट कर रहा हूं, पूछ रहा हूं क्या उसने ये देखा है, क्योंकि सब अटेंटिव होने चाहिए, सबके पास नोट्स, बुक, नोटपैड और क्या नाम है कैलकुलेटर सब होना चाहिए।
यस अलियान, आप देख रहे हो? यस सर। हाँ गुड बेटा। लिस्ट ऑफ रेडिकल्स देख रहे हैं आपने? पेज निकालिए 21। यस सर। बेटा बेसिक रेडिकल जो कैटाइंस हैं, पॉजिटिव को बेसिक रेडिकल्स, पॉजिटिव आइंस को कैटाइंस, और ये मेटालिक होते हैं एक्सेप्ट अमोनियम एंड हाइड्रोजन। अब ये पूरी लिस्ट दी हुई है, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? फर्स्ट कॉलम में देखिए 18 नजर आ रहे हैं रेडिकल्स, क्या एच नजर आ रहा है? एच नो। नहीं है ना? नहीं। ओके 19 नंबर डालिए और वहां लिखिए एच पॉजिटिव, और ये हमारा हाइड्रोजन आयन हमने इसमें ऐड कर दिया। ये तो बहुत कॉमन है, आप जानते हो ना एसिड के अंदर एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं, HCl, HNO3। ओके ये हमारा एच पॉजिटिव आयन इसमें ऐड कर लिया हमने। ये इतना कॉमन है, ये वैसे ही याद होता है, इसलिए इस लिस्ट में मौजूद है। ये सारे पॉजिटिव हैं इस हाइड्रोजन और थर्ड नंबर वाला अमोनियम के अलावा सारे देखें मेटल्स हैं, सब मेटल नेम होंगे। पहले का नाम क्या है? सोडियम मेटल, पोटेशियम, फोर्थ कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, कॉपर, जिंक, बेरियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, अल्युमिनियम, सिल्वर, कैडमियम। ये हमें याद होने चाहिए कि इन ये अगर किसी कंपाउंड में मौजूद हैं तो ये पॉजिटिव आइंस हैं और इनका बैलेंसी क्या है, इनकी चार्ज वैल्यू क्या है। सोडियम पे हमेशा +1 चार्ज है, पोटेशियम पे 1 है, अमोनियम पे 1 है। साथ वाले कॉलम के अंदर आपको एसिडिक रेडिकल्स या एनाइंस नेगेटिव नजर आ रहे होंगे जो कि नॉन मेटालिक होते हैं सारे। पॉजिटिव सब क्या होते हैं? मेटालिक एक्सेप्टिव अमोनियम एंड हाइड्रोजन। और जो जो नेगेटिव है इनको एनाइंस कहते हैं। वो लिस्ट कितनी है? 20 की दी हुई है। ये कॉमन है जो आपके सिलेबस में इस्तेमाल कहीं भी इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल में, इसलिए ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए, बहुत कॉमन है ये सारे। सेकेंड ईयर तक आपको हेल्प रहेगी, हमने इसको याद करना है। जितना जल्दी याद करेंगे आप कंपाउंड को खुद शिनाख्त करेंगे, उसको प्रॉपर आयोनाइज कर लोगे। तो इसके अंदर नेगेटिव आयंस की लिस्ट दी हुई है, ठीक है अलियन। अभी मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे सवाल भी लूंगा। एक मिनट में ओके। एक मिनट, एक और स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं, उनको कुछ बात करनी है। फरहान क्या कह रहे हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या कह रहे हो? सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपने एच के ऊपर प्लस पॉजिटिव आयन लिखा है, तो और ओ के ऊपर आपने हमें 2- लिखा है, तो इसका मुझे थोड़ा सा बता देंगे? ओके ओके अभी आपको मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात म्यूट नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात सुनेंगे जरा इसमें ना। जी सर। हाँ बेटा, अभी ये टॉपिक नहीं है कि हम इसको डिटेल में जाएं, मैं फिर भी यहाँ समझा देता हूँ। ये जो कंपाउंड बना है ना, इसमें एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, और कम्बिनेशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के जरिए होती है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है ऑक्सीजन के पास। ये SO4 एक कंपाउंड रेडिकल है, ये O पे चार्ज नहीं है, ये SO4 पे ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव है। हाइड्रोजन जब कंबाइन हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन के पास, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या रह गया? ये पॉजिटिव रह गया। तो एक हाइड्रोजन नहीं है, ये सल्फर है, फरहान देख रहे हो ये फार्मूला मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया, बीच में सल्फर नजर आ रहा है। यस सर। जी जी सर। 4 ऑक्सीजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन भी हैं। जी जब सर। जब हाइड्रोजन यहाँ से क्लीवेज कर जाएगा, टूट जाएगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला गया बाहर, तो H पॉजिटिव एक बन गया, ये चला गया। इस H का भी बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये भी H पॉजिटिव बन गया, ये बाहर चला गया। तो H पॉजिटिव 2 निकलने के बाद जो रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया? वो SO4 रह गया। और SO4 में इन दोनों ऑक्सीजन में चार्ज क्या है? नेगेटिव और नेगेटिव, तो कितने नेगेटिव हो गए? 2 नेगेटिव हो गए। तो इसलिए ये केमिकल बॉन्डिंग में हम ये बात समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अभी ये समझने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। जब भी SO4 होगा, फरहान लिस्ट देखो नेगेटिव रेडिकल की, वहां SO4 की नजर आ रहा है आपको? जी सर। जो लिस्ट है पेज नंबर 21 पे, वहां SO4 नजर आ रहा है कहीं पे आपको? कैटाइन में?
यस, नहीं नहीं एनाइंस में बेटा, ये नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव। जी जी सर। किस नंबर पे नजर आ रहा है? सर SO4 नहीं नजर आ रहा। देखो ना, आप देख ही नहीं रहे। एनाइंस जो है, सर ये रहा, ठीक है सर। कौन से नंबर सर पे ये है? 14 पे नजर आ रहा है, 14 पे। हाँ हाँ हाँ, गुड, अच्छी बात है, नजर आ रहा है 14 पे SO4 2 नेगेटिव है। क्या नाम है इसका? सल्फेट। ये याद करना है, और मुझे फार्मूले के अंदर मालूम होना चाहिए। मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, क्या उसमें बता सकते हो कि सल्फेट मौजूद है? फार्मूला देखो जरा, एक फार्मूला लिख रहा हूँ Ca, और ये फार्मूला लिख दिया मैंने। क्या इस कंपाउंड का नाम पढ़ सकते हो? क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट। गुड, कैल्शियम सल्फेट। अब इसमें सल्फेट भी है, कैल्शियम भी है, तो जब ये आयोनाइज होगा, आयोनाइज, तो सल्फेट जो बनेगा वो SO4 2 नेगेटिव बनेगा, मुझे रटा हुआ याद है। अब मुझे यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर नहीं जाना है कि टूटेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नहीं, मैं पहचानता हूं, मैंने सल्फेट अलग कर दिया, SO4 अलग हो गया। अब जो दूसरा बचेगा वो Ca बचेगा। अब Ca पे चार्ज कितना होना चाहिए, क्योंकि दोनों का चार्ज मिलाकर न्यूट्रल हो रहा है। CaSO4 पे चार्ज नहीं है, SO4 पे 2 नेगेटिव है, तो Ca पे चार्ज कितना होना चाहिए कि न्यूट्रल हो जाए? सर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मुझे बताओ बेटा, चार्ज +1 और -2 आपस में बैलेंस हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं? नो, नहीं सर। कैसे, जीरो कैसे होंगे? सर क्योंकि साइन आपस में जो है ना वैल्यू, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे नहीं वैल्यू बराबर नहीं है। +1 और -2 को मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा -1 आएगा। जीरो कैसे होगा? हैं। जी जीरो, यस। ये जीरो कैसे होगा? +1 तो नहीं है, तो क्या होना चाहिए? सर कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा। नहीं नहीं बेटा, ये न्यूट्रल करना है, मेरा आंसर जीरो कब आएगा ये बताओ। -2 तो नजर आ रहा है, अब कितना प्लस ऐड करूंगे जीरो हो जाए -2? सर ये बताओ शुरू में। -2, -2 आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि +2 आएगा सर। हाँ गुड, +2 आएगा। ठीक है, तुम्हारी बैटरी डाउन है, जरा चार्ज करो उसको। +2 आएगा, ठीक है। +2 -2 जीरो यस हो सर। गया। अब ये कैल्शियम अपनी लिस्ट में देखो ना, अभी आप बहुत गौर कर रहे हो, अगर आपको याद है कि कैल्शियम जब भी बनेगा 2 पॉजिटिव उसका चार्ज होता है, क्या ये रेडिकल की लिस्ट में कैल्शियम लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? अब पहली लिस्ट देखिए, जो पॉजिटिव आइंस की लिस्ट है, क्या उसमें कैल्शियम का नजर आ रहा है? Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम किस नंबर पे है? यस सर, 4 पे आ रहा है कैल्शियम। अब ये बताओ, तुम याद कब तक कर लोगे? सर कर लूंगा। बेटा जल्द से जल्द याद करना, ठीक है? ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक मैं यू बात, सर। थैंक यू बेटा, मैं कंटिन्यू करता हूँ बात अपनी। ओके, बाकी स्टूडेंट ने भी सुना होगा इस बात को। ये लिस्ट जब याद कर लोगे बेटा, तो आपके लिए आयोनाइज करना आसान हो जाएगा, आयोनाइज करना आसान हो जाएगा। अब मैं एक फार्मूला लिखता हूं, और जिसको आंसर मालूम है वो अपना हैंड रेज करे और मुझे आंसर देगा, ठीक है? जिसको आंसर मालूम है, मैं एक फार्मूला लिखता हूं, K2Cr2O7। इसमें बेटा आपकी लर्निंग मोर इंपॉर्टेंट है मेरी एक्सप्लेनेशन से, कि मैं इसको 50 दफा समझा दूं और लिस्ट ही याद ना करें तो वो यूजलेस है। यहां इसका एक छोटा सा इनपुट है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर इसकी बहुत जरूरत है हमें, तो आज याद कर लो, ये जरूरत है आपकी, ठीक है? मैंने एक फार्मूला लिखा है कंपाउंड का, जो आयन से मिलकर बना हुआ है। अब कौन सा स्टूडेंट मुझे आंसर देना चाहेगा कि इसमें पॉजिटिव आयन जो है वो कौन से हैं और नेगेटिव आयन कौन से हैं? आप लिस्ट देख सकते हो, ढूंढ लो। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव कौन सा है और उसकी तादाद कितनी है, नेगेटिव कौन सा है उसकी तादाद कितनी है? जो आंसर बताना चाहता है अपना हैंड रेज करे, और लिस्ट पे आप देख सकते हो।
आई एम वेटिंग। यस गुड। वेब ने कर लिया, मोहम्मद इलियान ने कर लिया, गुड। मैं वेब आपसे बात करता हूँ। और लोगों ने भी कर लिया, मोहम्मद शाफ ने कर लिया, यस गुड। वेब आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ गुड बेटा। आप मुझे बताओगे कि आपने पहचान लिया इसके अंदर पॉजिटिव आयन कौन सा है और उसकी तादाद कितनी है? यस सर। कौन सा पॉजिटिव आयन? सर पॉजिटिव आयन एक है, पोटेशियम। पोटेशियम है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। और उसकी चार्ज वैल्यू कितनी है? हमेशा +1 होगी। हमने लिस्ट याद के लिए फिक्स वैल्यू है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग होती है। इसके वैलेंस ऑर्बिट में यस एक ही सर। इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो नहीं निकाल सकता। अब मुझे बताओ कि पॉजिटिव आयन ओके। पोटेशियम की तादाद कितनी है? एक ही है, दो है, तीन है, कितने हैं? आपको फार्मूले में नजर आ रहे हैं कितने ये? यस सर एक है। एक है। कैसे मालूम हुआ एक? ये मैं मार्क कर रहा हूँ, देख रहा हूँ स्क्रीन पे, ये एक लिखा हुआ है, ये दो लिखा हुआ है। नजर आ रहा है आपको? ये यस जो सर मैं, आ रहा है। ये पोटेशियम के सर कितने, एक लिखा हुआ है। ये एक लिखा हुआ है, यहाँ देखो, उस लिस्ट में नहीं देखो, अपने फार्मूले में देखो। आपके फार्मूले में पोटेशियम कितना है? लिस्ट में तो एक ही लिखा हुआ है। यहाँ कितना है मेरी स्क्रीन पे देखो? के, अच्छा सर यहाँ पे 2 है। हाँ K2Cr2O7। तो मेरे कंपाउंड में पोटेशियम एक नहीं है, दो है। तो मैं इसके कोफिशिएंट में 2 लिखूंगा। अगर मैं लिखता हूँ ना KCl, तो आप बोलेंगे सर इसमें पोटेशियम एक ही है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड मैंने लिखा है उसमें पोटेशियम एक नहीं है। एक होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें एक पोटेशियम नहीं है। ऐसे पोटेशियम कितने? दो हैं। ये दो अलग कर दिए। अब क्या बच गया? नेगेटिव रेडिकल बच गया। क्या है नेगेटिव रेडिकल? फार्मूला पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें, फार्मूला ये जो स्क्रीन सर पे। सर नंबर 11 पे है। नहीं नहीं, यहाँ स्क्रीन पे देखो, वहां नहीं देखो। यहाँ क्या नजर आ रहा है? CR के साथ क्या है? 2, और O के साथ क्या लिखा हुआ है? 7। यस सर ये 7। Cr2O7 को क्या कहते, क्या है इसको? तो मुझे याद होना चाहिए। अब नहीं याद तो लिस्ट देख के बताओ कौन से नंबर पे दिया हुआ है और क्या नाम है इसका? सर सर नंबर 11 पे दिया हुआ है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। ये डाइक्रोमेट एक अकेला ही है, Cr2O7 एक ही है। और चार्ज क्या होता है इसका? 2 यस सर। नेगेटिव होता है। तो मैंने इस तरह इस अंदाज से इसको मैंने आयोनाइज किया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा यस सर। आपसे शेयर कर ली बात के आपको आइंस याद होने चाहिए। ओके। अब मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल है, मुझे वो समझानी थी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे आपको इन्वॉल्व करना पड़ा। अब आ जाएं अपने टॉपिक के ऊपर। मुझे नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस मालूम करने थे, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन, तो मैंने कहा कि कंपाउंड के आइंस की रेशो याद होनी चाहिए। आइंस की रेशो याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां मैं जरा पेन यूज कर लूं अपना, एक चीज समझना चाह रहा था। ये बेटा इजिकल टू का साइन सही है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर केमिस्ट्री जानते हो तो इजिकल टू का साइन नहीं डालते, बल्कि हम यहाँ पे डबल एरो यूज करते हैं, हाफ फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हाफ फॉर द रिवर्स डायरेक्शन। H2SO4 का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होगा तो उसमें से पॉजिटिव आइंस कितने बनेंगे? 2, और नेगेटिव आइन क्या बनेगा? 1 पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है, एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल की वैल्यू है, जब एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो उस एक मॉलिक्यूल से दो पॉजिटिव आयन मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव आयन एक ही मिलता है। ये रेशो है एक मॉलिक्यूल बनने की, एक मॉलिक्यूल कि एक मॉलिक्यूल में दो पॉजिटिव आयन है। आपके पास मॉलिक्यूल कितने ये लिखे हुए हैं? जब एक में दो हैं, और अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो फिर कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करें। तीन मॉलिक्यूल होंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में दो ही होते हैं ना। अगर 10 मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव आइंस कितने हैं? हर मॉलिक्यूल में दो होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2।
ये बात सुन रहे हैं आप लोग? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हमें पॉजिटिव आयंस मालूम करने मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये मॉलिक्यूल्स तो निकाल लिए पहले स्टेप में। इसके बाद एक और स्टेप है, इन मॉलिक्यूल में पॉजिटिव आयंस कितने, ये बताओ। अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास है तो आप बोलेंगे 2 पॉजिटिव आयंस है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे ये मॉलिक्यूल्स, इनमें पॉजिटिव आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बताना थे। तो ये स्टेटमेंट को जरा कॉपी करें, क्या लिखा है जो मैं समझा रहा हूं। द फार्मूला ऑफ H2SO4 shows, ये फार्मूला जो है ना, ये क्या बताता है आपको, ये फार्मूला यहां भी लिखा हुआ है। इस फार्मूले की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। shows that each molecule contains 2 positive ions, ये 2 या ये 2 लिखा हुआ है। आप आयोनाइज करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, नहीं करें तो वर्बली नजर आ रहा है। अब मैं एक फार्मूला लिखता हूं KMnO4 ना, आयोनाइज करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने रेडिकल्स याद किए हुए हैं तो मुझे मालूम है कि इसमें पोटेशियम आयन एक ही है, 2 नहीं है, और नेगेटिव आयन जो है उसका फार्मूला MnO4 है और वो एक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फार्मूले को देख के अंदाजा हो जाता है। हमने फार्मूले को आयोनाइज करके भी दिखा दिया कि फार्मूले को आयोनाइज करके देख लो कि एक मॉलिक्यूल जब ब्रेकअप होगा आयंस के अंदर तो वो 2 पॉजिटिव आयंस देगा और एक नेगेटिव आयन देगा। हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव आयन का सवाल था तो हमने पॉजिटिव आयन को यहां मेंशन किया। The formula of H2SO4 shows that each molecule contains 2 positive ions. And so the number of positive ions in the provided sample is, इसमें कितने पॉजिटिव आयंस होंगे, एक में तो 2 होते हैं, जितने मॉलिक्यूल गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, एक में 2 है, 2 में 4 होंगे, मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं। इसलिए आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जब निकालने हैं, पॉजिटिव आयंस, तो जो मॉलिक्यूल की तादाद आप मालूम कर चुके हो उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से करोगे। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये मालूम करना था आपको, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो आपको हर मॉलिक्यूल के आयंस की तादाद पर मॉलिक्यूल मालूम होनी चाहिए। अगर ये मॉलिक्यूल जो है आपके पास 5 यहां आंसर है, 5 मॉलिक्यूल आंसर है, 5 में पॉजिटिव आयंस कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि ईच मॉलिक्यूल कंटेन 2 पॉजिटिव आयंस। तो यहां मॉलिक्यूल की तादाद हमारे पास ये थी और इसके पॉजिटिव आयंस बताने थे, इसलिए मल्टीप्लाई क्या किया हमने, 2 से किया। अब हम रिजल्ट लिखते हैं। 2 हमारे सवाल थे, मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो हमने पहले निकाले, ये मॉलिक्यूल निकाल लिए। पॉजिटिव आयंस कितने हैं नेक्स्ट स्टेप में निकाल लिए। ठीक है, मैं स्क्रीन को जरा थोड़ा सा जो रिटन वर्क है उसको इरेज कर लूं ताकि आप इसको कॉपी करो, फिर मुझे आपसे सवाल करना है। इरेज करें, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। इरेज कर लिया मैंने इसको, आप कॉपी कर लें इसको, आराम से कॉपी करें। उसमें लाइट आ गई क्या, ये भी लाइट, अच्छा सॉरी। इसी क्वेश्चन को बेटा तवज्जो से 2 से 3 दफा करें, तवज्जो से, और इस वीडियो को पॉज करके सुनिए और ये लिस्ट याद कर लें। जितनी जल्दी आप अपना काम करेंगे ना, ये लर्निंग करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूं आपको याद ही नहीं है तो आप फिर क्या करोगे, बैठे रहोगे या जाके देखोगे उसमें और ढूंढोगे फिर उसको, नहीं, इसको याद करें आप फौरन। यहां सिर्फ थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल में इंट्रोड्यूस हुआ है आयंस का, चैप्टर नंबर 7 में इसकी बहुत जरूरत होगी आपको, इसलिए अभी से इसको याद करने की कोशिश करें। अगर स्टूडेंट कॉपी कर चुके हैं अपना हैंड रेज कर लें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए और मैं फिर आगे आपसे एक सवाल लूंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक अभी आज हमें इंट्रोडक्शन करना है।
गुड। अगर कोई स्टूडेंट स्लो उसका रिटर्न है तो वो स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, लेकिन उसके बाद उसको लिखे जरूर। बाद में क्लास खत्म होने के बाद आराम से बैठ के उसको लिखे जरूर। अगर आप पैरेलल एक्स्ट्रा टाइम देते हो, मेहनत करते हो ना, तब बेटा आपकी परफेक्ट लर्निंग होगी, वरना कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। यहाँ हमें फर्स्ट ईयर में और सेकेंड इन 2 इयर्स में हमें मार्क्स के साथ नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि हमारा एडमिशन विदाउट नॉलेज जज किए नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेहनत करें थोड़ी से। ओके स्टूडेंट, तमाम जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ अपने लोअर हैंड कर लें, ताकि मुझे अब सिर्फ वो स्टूडेंट जो ये चाहता है कि उससे सवाल किया जाए वो अपना हैंड रेज करे। सिर्फ वही स्टूडेंट हाथ खड़ा करके बोले सर मुझसे आप सवाल करें। मैं कोई नया बात नहीं करूंगा, जो समझाया मुझे उसमें से कुछ बातें करनी है, कुछ डिस्कस करना है। कौन स्टूडेंट चाहता है कि मैं उससे सवाल करूं, अपना हैंड रेज करें। बेटा लर्निंग के लिए पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। जिसका सबसे पहले हैंड रेज होगा मैं उससे सवाल मतलब उसको पार्टिसिपेट करवा दूंगा। बाकी लोग फिर जरा देखिए। गुड, अलियान कह रहे हैं, ठीक है। जिसका हैंड रेज सबसे पहले हुआ जरा उसको ही चांस दिया जाएगा, ठीक है। वरना मैं समझ रहा कि शायद कोई भी नहीं कह रहा कि सर आप खुद ही पढ़ लें, खुद ही समझा दें। यस अलियान। यस सर। ओके बेटा, हम बात करेंगे अभी। स्क्रीन मौजूद रहे, कोई मसला, इस पे भी कर सकते हैं हम। आइंस की हमने बात की ना, आइंस पे हम बात करेंगे मजीद। मैं एक फार्मूला लिखने जाऊंगा यहाँ पे ना, एक फार्मूला लिखूंगा। आप लिस्ट देख सकते हो रेडिकल्स की, और देख सकते हो कि कौन से आइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब फार्मूले में। ओके, मैं दोबारा एक फार्मूला लिख रहा हूँ। आप मुझे ये बता सकते हो ये एसिड है या बेस है? जरा फार्मूला लिखो। ये फार्मूला किसी एसिड का है या बेस का है? यहाँ बेटा नहीं बात आती फौरन बोले सर नहीं। एसिड। प्लीज काइंड मुझे बता देना, ऐसे बात करते हैं हमेशा ना। ओके, आप बताओ क्या कह रहे हो, एसिड कह रहे हो? यस। ओके बेटा, आपका एसिड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? आप एसिड कह रहे हो, एसिड किसे कहते हैं हम? कुछ कॉन्सेप्ट याद है आपको, एसिड किसे कहते हैं? बेटा जल्दी जल्दी बात करते, बोले सर नहीं मालूम, आप बता रहे हैं। सर नहीं पता। ओके गुड, मतलब ये कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसलिए गुड कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि नहीं पता इसको गुड कह रहे हैं। ओके बेटा, एक बात ये समझो कि एसिड जो है उसमें एच आइंस की बेसिक सी बात करते हैं, जो बिल्कुल 8th क्लास स्टूडेंट को समझाया जाता है, इतनी भी पता हो इनफ। ये एसिड था क्योंकि एच से स्टार्ट हो रहा है ना, एच आइन इसके अंदर, जिसमें एच आइन होंगे वो एसिड है। और वो हाइड्रोजन स्टार्ट होगा, जिससे देखो HCl, HNO3, H2S, H2SO4, ये एसिड है। और जिसके अंदर OH नजर आ जाए ना, OH नजर आ जाए, OH आइन, तो वो बेस है, वो अल्कलाइन है, वो बेस है। ये बिल्कुल एक आसान सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हमारा एसिड बेस टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे। ये फार्मूले को आप कैसे पहचानते हो कि एसिड या बेस है? आप दोबारा देख के बताओ, इसमें आपको OH नजर आ रहा है कहीं? OH। यस यस सर। गुड, कितने OH नजर आ रहे हैं? एक है, दो है? दो। गुड, ये टेकिंग ट्वाइस जो है ये तादाद होती है, ये राउंड ब्रैकेट डाला हुआ है मैंने, ये तादाद है इसकी। ये OH एक नहीं है, OH कितने हैं? 2 OH आइंस हैं। अब इसको आयोनाइज करना है, इसको आइंस में ब्रेकअप करना है। तो आइंस में जब कंपाउंड ब्रेकअप होता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आ रहे होते हैं। अब इस फार्मूले में आप पहचान सकते हो कि इसमें पॉजिटिव आइन कौन सा लिखा हुआ है, अपनी लिस्ट में देख सकते हो, पॉजिटिव आइन में से अंदाजा हो जाएगा। सर कैल्शियम पॉजिटिव है कैल्शियम पॉजिटिव है, Ca इज अ और पॉजिटिव। एक मिनट और बेटा, OH सर नेगेटिव। ओके बेटा एक बात, Ca पॉजिटिव है, चार्ज कैल्शियम का कितना होता है? जब भी पॉजिटिव आइन कैल्शियम बनेगा तो उस पर चार्ज वैल्यू क्या होगी? 2। 2 पॉजिटिव, यस गुड। ये हमें याद होना चाहिए, ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है, ये देख कर नजर नहीं आ रहा होगा, ये याद करना होता है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया। अब कैल्शियम 1 है आपने कह दिया, प्लस और क्या साथ में हमें हासिल हो रहा है?
OH आइंस आपने कहा, ये OH की तादाद कितनी है? 2 है, कोएफिशिएंट में 2 लिखा, और ये OH चार्ज क्या इसका? नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड, नेगेटिव में आपको नजर आ रहा होगा 8 नंबर पे OH हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू बेटा। कोई और स्टूडेंट जो चाहे कि उससे सवाल किया जाए, अपना हैंड रेज करें। अब एक डिफरेंट सवाल करूंगा। आइंस याद कर लिए मैंने, एक एग्जांपल एक ही आई थी वो आपको समझा दी है। इसी एग्जांपल से प्रैक्टिस रखिएगा और याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ आइंस मालूम करने हो तो फिर फार्मूला क्या होता है। ये पास्ट ईयर का एक सवाल था 2016 का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यस, मैं कह रहा हूं कोई और स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें। बेटा परेशान होने की बात ही नहीं है, कहीं आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही है, कोई देख ही नहीं रहा है, और कोई टेस्ट भी नहीं हो रहा है, ना कोई यहाँ पे कोई कंपटीशन है। यस वेब, जो हैंड रेज सबसे पहले करेगा जरा उसी को मैं इन्वॉल्व कर लूंगा। वेब, यस। हाँ वेब, कोई सवाल पहले है तो अपना सवाल पहले कर लो, तो फिर मैं अपनी बात करूंगा। पहले आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लें। नहीं बेटा? ओके बेटा। अब मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं और उसके अंदर आपने मुझे आइंस बताने हैं, ठीक है? मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, सी ए, नहीं सी ए तो हम पहले कर चुके हैं ना, डिफरेंट लेते हैं, जरा डिफरेंट लेते हैं हम। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, ये Na2CO3। पहले तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? ये तो फार्मूला है ना, नेम क्या होगा? सर Na2CO3 ना, सोडियम कार्बोनेट। गुड, सोडियम कार्बोनेट। अगर रेडिकल्स याद किए हुए हैं, ये सोडियम है और ये कार्बोनेट है, तो नाम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट में आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव है। हम कहते हैं इसको डिसोसिएट करते हैं, इसको ब्रेकअप करते हैं आइंस के अंदर। अब इसका जो पॉजिटिव आइन है वो कौन सा है? पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव आइन अमूमन मेटालिक होता है, स्टार्ट मेटल से होता है ना। ओके, पॉजिटिव आइन कौन सा है? क्या सिंबल है उसका? सर सोडियम। सोडियम। और सोडियम की पॉजिटिव आइन की तादाद नजर आ रही है कितनी है? फार्मूले लिखी नजर आ रही है आपको? यस सर 2 है। 2 है, बिल्कुल। मैं लिखूंगा 2 सोडियम आइंस, पॉजिटिव आइंस हैं। ओके, पॉजिटिव आइंस तो हमने मेंशन कर दिए। अब इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो फिर मुझे नेगेटिव आइन नजर आ जाएगा, रिमेनिंग नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव आइन का फार्मूला क्या है? नेगेटिव आइन का बेटा फार्मूला क्या है? सर कार्बोनेट। यस गुड, कार्बोनेट आप कह रहे हैं। कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? CO3 है ना, और चार्ज क्या है इसका? 2 नेगेटिव है। ये हमने लिस्ट से याद करना होगा। और ये कार्बोनेट एक ही है, कार्बोनेट में सिर्फ एक ही कार्बोनेट है, ठीक है? तो इसमें पॉजिटिव आइन 2 है और कार्बोनेट आइन नेगेटिव आइन क्या है? ओनली 1 है, सिंगल है। तो अभी हम बात मजीद करेंगे, ये तो आइंस की बात हो गई। अब मैं एक और सवाल करता हूं, मैं दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं, Na2CO3। सवाल को समझे, सवाल के अकॉर्डिंग आंसर किया जाता है। अब मैं आइंस नहीं पूछ रहा आपसे। जैसे क्लास में आप बैठते हो ना, मैट्रिक क्लास में आप स्कूल में थे बैठते हैं, तो वहां पूछा जाता है कि ये बताएं कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आपने बोला 40। अब मेरा सवाल ये, क्लास में टोटल बॉयज कितने हैं? तो आप सिर्फ बॉयज का आंसर देंगे, दोबारा आंसर 40 नहीं होगा अगर आपका को एजुकेशन था। आप बोलेंगे सर 30 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। तो सवाल देख के आंसर किया जाता है। अब मेरा सवाल आइंस के बारे में नहीं होगा। अब मेरा सवाल सुनना और फिर आंसर करना। ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले बता सकते हो कि एलिमेंट्स कितने हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन हुए हैं इस कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके अंदर? सर यस यस, सुन रहा हूं मैं। सोडियम सोडियम आपने गुड, और आपने कार्बन कहा और ऑक्सीजन।
हाँ गुड, हमने जो मोलर मास निकालते हैं यही करते हैं ना, कि सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं कि सोडियम एक एलिमेंट है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन, ये अलग अलग कर दिए, एलिमेंट्स हो गए। आप बता सकते हो सोडियम के एटम कितने हैं इसके अंदर? सर 2 हैं। 2 है, गुड। कार्बन के एटम कितने हैं? सर 1। 1। ऑक्सीजन के एटम कितने? 3। 3। सोडियम के 2 एटम है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन कितने? 3 हैं। ये तो आप जानते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ आपको एक नई चीज समझाई कि ये कंपाउंड एटम्स के अलावा रेडिकल से मिलकर बना हुआ है, रेडिकल्स। तो रेडिकल्स की पहचान, एटम के अलावा रेडिकल की पहचान भी हमें होनी चाहिए। अच्छा, वे बात को कंटिन्यू करते हैं। ये बताओ, ये जो सवाल मैंने सॉल्व किया ना, इसमें पॉजिटिव आइंस मालूम करने थे हमें H2SO4 में। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ यस। बताओ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम, तो आप ये फार्मूले में देख के बता सकते हो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? इस एक मॉलिक्यूल 4 में हैं। 4 हैं, गुड। अगर मुझसे कहा जाता नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां लिखा होता ना ऑक्सीजन एटम, तमाम स्टूडेंट सुन रहे हैं, ऑक्सीजन एटम का अगर सवाल आ जाए एग्जाम में, तो फिर उसके लिए बैठ नहीं जाना है, अपना कॉमन सेंस और नॉलेज को इस्तेमाल करना है। ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, ये तो मुझे बात पता है कि इसमें ऑक्सीजन एटम भी 4 हैं, सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन एटम में मुझे पूछे कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, गिवन मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल हैं उनमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, मेरे पास तो ये मॉलिक्यूल है ना, इनका मुझे मालूम करना है इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं। एक मॉलिक्यूल में 4 होते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल में लिख दूं, 2 मॉलिक्यूल में लिख देता हूं, एक और मॉलिक्यूल लिख देता हूं। अब बताएं ऑक्सीजन एटम टोटल कितने हो गए, 4 इसमें 4 इसमें, कितने हो गए, 8। अगर 2 यस सर। मॉलिक्यूल है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 8। तो जितने मॉलिक्यूल है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 4 से। अगर यहाँ पूछा जाता ऑक्सीजन एटम, तो आप फिर क्या करते, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई किससे करते, 4 से कर देते, और आपका आंसर ऑक्सीजन एटम का आ जाता। तो अब ये बताओ कि अगर सवाल ये होता कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम नॉट ऑक्सीजन, टोटल एटम्स, तो फिर आप मॉलिक्यूल के किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल एटम। इस एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? सर 3 है। टोटल एटम्स, एटम्स एलिमेंट नहीं, टोटल एटम्स कितने हैं? हर एलिमेंट के एटम्स एटम्स देखो। सर 7 है। कितने, 7, गुड। अगर यस मुझे सर। कहता टोटल एटम पूछता इन मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं, तो मैं देख रहा हूं एक मॉलिक्यूल में 7 है, तो टोटल एटम्स के लिए मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कैसे कर देते हम, 7 से ही। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी समझा दी 7। आपको, एक्स्ट्रा बातें समझा दी। इनका सवाल कोई ना बुक में है ना कभी एग्जाम में आया। पॉजिटिव आइन का ये एक सवाल था, इसको जाके 2 दफा कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू बेटा। ओके, टाइम बेटा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। मैं एक नई स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपसे कि कल का टॉपिक क्या है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें। नमाज का वक्फा होने वाला है, लेकिन सुनिए मेरी बात को, मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी कल के टॉपिक के लिए। ये बेटा स्क्रीन जो शेयर हो रही है ना, कल ये हमारा टॉपिक बस समझ लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, कल मैं समझाऊंगा इसको। हमारा कल का टॉपिक है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूल। हमारा एक टॉपिक पूरा मुकम्मल हो गया, मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल सारे मुकम्मल हो गए। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू डिटरमाइन द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। डेफिनेशन के बाद हमें न्यूमेरिकल पे आ जाना है। डेफिनेशन तो एक सेंटेंस है, डेफिनेशन तो 9th में पढ़ा होगा आपने, उसको वैसे रिकैप करना है और न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे हम। मॉलिक्यूलर फार्मूले का न्यूमेरिकल जो है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूले का न्यूमेरिकल 9th में किया हुआ है आप लोगों ने। ये पूरे स्टेप्स जो हैं इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है, एलिमेंट डिटेक्शन, जो ऑलवेज गिवन इन न्यूमेरिकल। आपको सवाल में बता दिया जाएगा, अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सवाल में लिखा होगा, ये गिवन होता है, ये हमें बताया जाता है।
ये इसका ताल्लुक आपके प्रैक्टिकल से है। आप प्रैक्टिकल्स में एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं आपके सिलेबस में, प्रैक्टिकल्स में। थ्योरी में आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, खुद एलिमेंट डिटेक्ट नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है आपको गिवन दिया जाएगा। आपके न्यूमेरिकल के ये स्टेप्स होंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप्स है ना, ये कंप्लीट न्यूमेरिकल बनता है। कल इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अपना होमवर्क आज के लिए नोट डाउन कर लें, वो भी मैं शेयर करता हूं आपसे, एक और स्क्रीन शेयर करूंगा। ये हुजैफा, देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऑनेस्ट आपको होना चाहिए ना। आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं और क्लास ले रहे हैं, तो बेटा अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, और आपकी फैमिली भी देख रही है कि आप कैसे बेवकूफ बन रहे हैं। पहले तो फैमिली जरा वो देखती नहीं है कि क्लास के अंदर बच्चा बैठता है और कैसे अटेंटिव है नहीं है। अब तो वालिदैन देख रहे होते हैं घर के अंदर कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है और मेरा बच्चा किस तरह बैठा हुआ और कैसे पढ़ रहा है। तो इसलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए, और लेटने की जरूरत नहीं है। एक चेयर पे बैठ जाइए जिसकी बैक भी नहीं होनी चाहिए, स्टूल पे बैठ जाइए ताकि आप अटेंटिवली दिखें। मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं आपके होमवर्क के लिए ना। ये आपका नोट्स का पेज नंबर 18 की बात कर रहा हूं मैं। मार्क करना है मार्क कर लें, मैं पेज नंबर 18, ये देखें पेज नंबर है, सॉरी 19 है, मेरे पास 19 है, आपके नोट्स के अंदर ये पेज नंबर 18 होगा। पेज नंबर 18, 2019 पास्ट एग्जामिनेशन पेपर 2019। मार्किंग करें उसके अंदर, मार्किंग 2019 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट मार्क करें, इसको खुद सॉल्व करना है। ये जो न्यूमेरिकल्स हमने किए, इसकी वर्थ क्या है, इसका वेटेज क्या है? एक सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल थे 2-3 हमने कर लिए और वो भी किए, लेकिन आप देखिए मोस्टली क्या आता है, एक सवाल आता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 3.01 10 raised to 20 molecule of hydrogen gas is। वॉल्यूम मालूम करना है, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम मालूम करना है, मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो मॉलिक्यूल से पहले मोल मालूम करेंगे, थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। ये मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल को डिवाइड करो Na की वैल्यू से, तो मोल वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से, क्योंकि एसटीपी पे वॉल्यूम मालूम करना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। इसको देखिए और देखिए कि क्या सही आंसर आएगा, ये आपका होमवर्क है। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं इसमें करना क्या है। बेटा इसमें क्या करना है, ऊपर देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको एक सवाल दिया गया है और उसके 4 ऑप्शंस हैं। आप इसकी कैलकुलेशन करें, सॉल्व नहीं करना है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं रिक्वायर्ड होता, रफ में करें इसको, और यहाँ देखें कौन सा राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट आंसर कौन सा है। ये 4 आंसर दिए हुए, अब देखो कौन सा सही आंसर होगा। तो ये कैलकुलेशन रफ में करो और फिर बताओ कि इसमें सही आंसर कौन सा, उसको मार्क करना है, ये खुद चेक करना है। ये सोल्यूशन नहीं करना, ये न्यूमेरिकल नहीं है। अगर ये आ जाए कैलकुलेट करना है एज अ क्वेश्चन, तो डेटा बनेगा, फार्मूला कौन सा यूज होगा, सोल्यूशन किया जाएगा, रिजल्ट लिखा जाएगा। यहां ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये देखें एमसीक्यूज का सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ राइट ऑप्शन बस निकालना है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन। तो इसकी वेटेज देख लीजिए कि 1 नंबर का सवाल है और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ रहा है। अमूमन अब एग्जाम में इस टॉपिक का यही सवाल बनता है, लेकिन हमारे पेपर जो है वो इतने गैर मेयारी हैं कि एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जरा रिलैक्स हो जाए, समझे कि भाई वही सवाल बार बार आ रहा होगा, नहीं। हमें पूरे टॉपिक को पूरी तवज्जो से करना है। लेकिन मैं पेपर के म्यार की बात कर रहा हूं, हमें अपना म्यार जो है वो बढ़ाना है। हम बेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम चंद सवाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपसे बहुत एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल दिए गए थे, आप प्रैक्टिस करें उसको। 2018 में आप देखें सेम सवाल नजर आ रहा है आपको, 2018 के अंदर वॉल्यूम ऑफ सेम मॉलिक्यूल दिए हुए, गैस तब्दील कर दी उन्होंने, नाइट्रोजन कर दी, वहां हाइड्रोजन दिया, नाइट्रोजन थे। इन मॉलिक्यूल को डिवाइड करोगे Na से तो मोल वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से तो वॉल्यूम बन जाएगा, जैसे उसमें करना था। 19 और 18 एक ही सवाल रिपीट हो गया, सिर्फ गैस का नाम तब्दील किया ना, और तो कुछ चेंज नहीं है, सेम आंसर है, सेम। अब आ जाए 2016 के अंदर, वही सवाल दिया हुआ है, 2018 का सवाल पे रिपीट हो रहा है।
तो किसी गैर म्यारी पेपर से अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी, हम कंटेंट को फॉलो करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बुक का कोई टॉपिक निकाल के रीड नहीं करवाया आपसे, मूल टॉपिक उठा लिया और मूल टॉपिक को आपको मुकम्मल नॉलेज देने की कोशिश की है। अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं तो फिर बेटा मार्क्स भी ऐसे आएंगे लेटे हुए। एक्टिव बैठिए और डेली बेसिस पे लर्निंग भी करें, वर्क भी करें, काम भी करें। 2016 में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे शेयर किए, पास पेपर के न्यूमेरिकल में आपको करवा चुका हूं। जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उन तमाम न्यूमेरिकल को फेयर सॉल्व करें, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल को आपने खुद करना है। असाइनमेंट की एक अलग कॉपी बनाना चाहते हैं, बनाइए, मेंटेन कीजिए उसको। और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो फिजिकली भी आ सकता है। हमने एक टॉपिक एंड कर दिया, तो इसलिए किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो टाइम ले और वो फिजिकली आ सकता है मेरे पास। थर्सडे को आ जाए, टॉपिक एंड हो गया है, ईद के बाद ना आए, क्योंकि कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। थर्सडे को अभी क्लास नहीं है तो आप फिजिकली आ जाइए और जो प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। बेटा टीचिंग जो है ना ये 2 वे कम्युनिकेशन है, लेकिन मसला ये है कि अब मीडियम जो है वो ऑनलाइन है, तो हमें इसकी आदत डालनी है, इसी के जरिए समझना है। ठीक है बेटा, बहुत टाइम हो गया, नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़िए। 7:45 पे इंशाल्लाह नई क्लास नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। या नमाज का वक्त ऊपर आना शुरू होगा तो मेरी क्लास के दौरान ब्रेकअप होगा और उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे वक्त ऊपर आएगा। जब 7 भी आ जाएगा, 6:45 आ जाएगा, अभी आप नमाज का वक्फा करें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास 7:45 पे इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।